कभी कभी लाइफ हमें ऐसे रिलेशंस के सामने लाकर खड़ी कर देती है जिन्हें डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ बॉन्ड्स ब्लड रिलेशन होते हैं, कुछ सिचुएशंस की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो स्लोली हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही बॉन्ड्स, डीप इमोशंस और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पर बेस्ड है, जहां पैसा तो अंधा है लेकिन मेंटल पीस और अपनापन शायद सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो रेडी हो जाइए एक ऐसी इमोशनल फैमिली जर्नी के लिए जहां आपको प्यार, कनेक्शंस, सैक्रिफाइस और लाइफ के कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये अमेजिंग स्टोरी। मूवी का नाम है विश्वनाथ एंड सन्स। तो स्टोरी की स्टार्टिंग विश्वनाथ से होती है। विश्वनाथ इंडिया के टॉप और सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक है। उसके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी अमीरियत होने के बाद भी उसका एक अलग ही पैशन है और वो है शूटिंग। अपने इसी पैशन के चलते विश्वनाथ ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। मगर कोई नहीं चाहता था कि विश्वनाथ ये टूर्नामेंट जीते, इसलिए उसके मैच से ठीक पहले उसकी गन को डैमेज करके बेकार कर दिया जाता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होने में बस थोड़ा सा ही टाइम बचा था और विश्वनाथ एकदम ब्लैंक हो जाता है कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। तभी सडनली उसे बचपन में अपने डैड की कही हुई एक बात याद हिट करती है। उसके डैड हमेशा कहते थे कि अगर हमारी कोई चीज खराब हो जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत थ्रो कर देना सही नहीं है, पहले उसे रिपेयर करने का ट्राई करना चाहिए और फिर से रीयूज करना चाहिए। अपने डैड की उसी एडवाइस को याद करके विश्वनाथ खुद अपनी गन फिक्स करता है और फाइनली कंपटीशन में पार्ट लेकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लेता है। अपने बेटे को ओलंपिक्स में गोल्ड जीतता देख उसकी मॉम सुपर हैप्पी हो जाती हैं, क्योंकि विश्वनाथ के डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। इसके बाद उसकी पूरी अपब्रिंगिंग उसकी मॉम ने ही की थी। उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर विश्वनाथ को लाइफ में कैसे ग्रो करना है और एक बेटर इंसान कैसे बनना है, ये सब उसकी मॉम ने उसे बचपन से ही गाइड किया था। लेकिन विश्वनाथ की मॉम के माइंड में हमेशा एक बात खटकती रहती थी। इतनी भारी प्रॉपर्टी और इतने बड़े अंपायर के बाद भी इस पूरी फैमिली का कोई वारिस नहीं था, क्योंकि विश्वनाथ अब ऑलमोस्ट 40 साल का हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी मॉम उसे बार बार कन्विंस करती हैं कि बेटा कम से कम मेरे लिए ही सही एक बार मैरिज कर ले, लेकिन विश्वनाथ हर बार इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे शादी में जीरो इंटरेस्ट है। भाई उसकी मॉम की बस एक ही विश थी कि वो अपनी लाइफ के लास्ट फेज में अपने पोते के साथ खेलना चाहती थी। उन्हें फील होता था कि अगर उनका बेटा शादी कर ले और उसका एक बेबी हो जाए तो उनकी लाइफ एकदम कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन विश्वनाथ इस शादी वाले सीन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इसी बीच सडनली उसकी मॉम की हेल्थ डाउन हो जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप करवाने पर मालूम पड़ता है कि उनके हार्ट में इशू है और साथ ही उनका बीपी भी काफी हाई रहता है। डॉक्टर्स को टेंशन होती है कि अगर इसी तरह स्ट्रेस बना रहा तो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स उनकी सर्जरी की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर ये भी अच्छे से जानते हैं कि सर्जरी के बाद फास्ट रिकवरी के लिए उनका मेंटली रिलैक्स रहना सुपर इंपॉर्टेंट है। फाइनली डॉक्टर उनसे पूछ ही लेते हैं कि आखिर आपको किस बात की इतनी टेंशन है। तब वो जवाब देती है कि मेरी बस एक ही टेंशन है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। तभी डॉक्टर विश्वनाथ को समझाते हैं कि देखिए आपकी मॉम का ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना काफी हद तक आपके ही हाथ में है, क्योंकि इस एज में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टर उसे अपने कांटेक्ट की एक लड़की के बारे में भी सजेस्ट करता है। वो लड़की फॉरेन में सेटल है और खुद भी प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। डॉक्टर को लगता है कि दोनों के बीच एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बन सकती है और विश्वनाथ भी एंड में सोचता है कि शायद मॉम की हैप्पीनेस के लिए एक बार ट्राई करने में कोई लॉस नहीं है। इसके बाद विश्वनाथ उस लड़की से बातचीत स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक तगड़ी बॉन्डिंग बन जाती है और दोनों एक दूसरे से काफी अटैच हो जाते हैं। क्योंकि लड़की अब्रॉड में रहती थी, इसलिए विश्वनाथ भी उससे मीटअप करने के लिए बार बार फॉरेन ट्रिप्स करता रहता था। ऐसे ही देखते लगभग 1 साल पास हो जाता है। लेकिन अचानक से एक दिन पूरी मीडिया में विश्वनाथ को लेकर एक बड़ी न्यूज वायरल हो जाती है। हर जगह यही हेडलाइन चलने लगती है कि विश्वनाथ विदेश से वापस इंडिया लौट आया है। पब्लिक गेस करती है कि शायद उसने उस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन जब विश्वनाथ एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट करता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाथों में शादी का कोई जोड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा बेबी होता है। आसपास खड़ा हर इंसान शॉक्ड होकर विश्वनाथ और उस बच्चे को घूरने लगता है। आखिर उसके हाथ में मौजूद ये बच्चा है किसका? मीडिया उससे क्वेश्चन करती है कि ये बच्चा किसका है। विश्वनाथ बिना किसी हेजिटेशन के सीधा रिप्लाई देता है कि ये मेरा बेटा है। लेकिन जब मीडिया उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो विश्वनाथ रिवील करता है कि इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, उसने एक सरोगेट मदर की हेल्प से इस बच्चे को जन्म दिलवाया है। अब कोई ये पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई बेबी या वारिस नहीं है, मेरी फैमिली को उनका लीगल वारिस मिल चुका है। विश्वनाथ की ये स्टेटमेंट सुनते ही उसकी मॉम को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो सोचती है कि आखिर ये तूने क्या कर डाला? मैंने तो इमेजिन किया था कि तू शादी करेगा और अपनी वाइफ के थ्रू मुझे पोता देगा, लेकिन तू तो कहीं बाहर से सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करके ले आया। विश्वनाथ की मॉम इस चीज से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, वो काफी गुस्से में थी। लेकिन जैसे ही वो उस बेबी का फेस देखती हैं, अचानक से उनके सारे क्वेश्चन
इमोशंस वैनिश हो जाते हैं और उनके दिल में एक अलग ही लेवल की खुशी आ जाती है। जिस मॉम को इतने ईयर्स से अपनी फैमिली के वारिस की टेंशन खाए जा रही थी, अब उनके सामने उनका वही वारिस प्रेजेंट था। इसलिए भले ही बेटे ने उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग शादी ना की हो, लेकिन उस बेबी को देखकर उनकी खुशी आउट ऑफ बाउंड्स हो जाती है। इसके बाद विश्वनाथ की मॉम उस बच्चे के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने लगती हैं। उन्हें फील होता है कि अब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि सडनली एक दिन उस बच्चे की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है और बच्चा खून की उल्टी करने लगता है। तब विश्वनाथ उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर भागता है। टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि उस बच्चे को बोन से रिलेटेड एक बहुत ही रेयर और सीरियस बीमारी है। डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं कि अगर बच्चे की जान बचानी है तो उसे एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अर्जेंट नीड पड़ेगी। डोनर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर डोनर बच्चे का सगा डैड या मॉम हो तो ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले विश्वनाथ का टेस्ट होता है कि क्या वो अपने बच्चे को बोन मैरो डोनेट कर सकता है, लेकिन जब उसका ब्लड और बाकी कंपैटिबिलिटी चेक होती है तो रिजल्ट आता है कि उसके डोनर बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। तब डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि अगर किसी भी तरह इस बच्चे की बायोलॉजिकल मॉम को ढूंढ लिया जाए तो उसके थ्रू बच्चे की लाइफ सेव करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। अब विश्वनाथ के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बचा था। डॉक्टर साफ डिक्लेयर कर देते हैं कि बच्चे की मॉम को खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से ही ऑपरेशन पॉसिबल हो पाएगा। विश्वनाथ उस लेडी को सर्च करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन मेन इशू ये था कि जिस लेडी ने सरोगेट मदर बनकर बच्चे को जन्म दिया था उसकी आइडेंटिटी रिवील करना लीगली अलाउड नहीं था। मगर विश्वनाथ के पास मनी और रिसोर्सेज दोनों की पावर थी। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके फाइनली वो उस लड़की का पता लगा ही लेता है। उसका नाम मैडी था और वो अमेरिका में स्टे करती थी। विश्वनाथ तुरंत फ्लाइट पकड़कर अमेरिका पहुंच जाता है और किसी भी कीमत पर मैडी को ढूंढने के मिशन में लग जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो जो सीन विटनेस करता है उसे देखकर वो खुद शॉक में चला जाता है, क्योंकि मैडी एक पार्टी में चिल कर रही थी और फुल नशे में वाइब कर रही थी। वो हंसी मजाक कर रही थी और अपना बर्थडे जमकर सेलिब्रेट कर रही थी। विश्वनाथ जैसे ही उसे नोटिस करता है उसे एक और तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि मैडी की एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर सिर्फ 22 साल की इस लड़की ने मेरे बच्चे को जन्म क्यों दिया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि मैडी तमिल थी और वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करती थी। उसे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर डॉक्टर ने इसी सेम लड़की को ही क्यों सिलेक्ट किया। वो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल घुमाता है। डॉक्टर क्लैरिफाई करते हैं कि वो खुद सरोगेट मदर बनने के लिए आई थी, इसलिए हमने उससे ज्यादा पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछी थी, लेकिन इस पॉइंट पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी बच्चे की जान बचाना था। इसलिए वो मैडी को अप्रोच करता है और उसे बताता है कि उसके बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। डॉक्टर्स को अर्जेंटली एक डोनर की नीड है और अगर बायोलॉजिकल मॉम बोन मैरो डोनेट करे तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। विश्वनाथ ने उसे A to Z सारी सिचुएशन समझा दी थी, लेकिन मैडी के अंदर उस बच्चे को लेकर जीरो इमोशनल अटैचमेंट था। वो ब्लंटली बोल देती है कि मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। मुझे $7,500 चाहिए और ट्रैवलिंग का सारा एक्सपेंस भी आपको ही उठाना पड़ेगा। विश्वनाथ उसकी सारी कंडीशंस पर एग्री कर लेता है और मैडी को अपने साथ फ्लाइट में इंडिया लेकर घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ की मॉम मैडी को देखती हैं, उन्हें एक तगड़ा शॉक लगता है। वो एकदम हैरान होकर पूछती हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची से तूने बच्चा पैदा करवाया। ऊपर से मैडी का एटीट्यूड भी नेक्स्ट लेवल का था। वो घर में एंटर करते ही बहुत ही बोल्ड और थोड़े एरोगेंट टोन में बात करने लगती है। विश्वनाथ की मॉम को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी रास नहीं आता। अब घर में शिफ्ट होने के बाद भी वो बच्चे के बारे में कोई अपडेट नहीं लेती, बल्कि सिर्फ बाकी फालतू चीजों के बारे में ही सवाल करती रहती। एक्चुअल में मैडी के लिए वो बच्चा बस एक बायोलॉजिकल कनेक्शन भर था। उसके लिए वो सिर्फ एक सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए वो बच्चे को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल फील नहीं कर रही थी। लेकिन जब रात में बच्चा नॉन स्टॉप रोने लगता तो विश्वनाथ की मॉम ही उसे पैसिफाई करती रहती थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैडी भी वहां पहुंच जाती है और फर्स्ट टाइम वो बच्चे को अपने क्लोज लेकर उसे शांत कराने का ट्राई करती है। थोड़ी ही देर में वो बच्चे को स्माइल कराने में सक्सेसफुल भी हो जाती है। ये मोमेंट देखकर विश्वनाथ की मॉम उससे पूछ लेती हैं कि आखिर तुमने इस बच्चे को जन्म देने का डिसीजन लिया ही क्यों, तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है। तब मैडी अपनी लाइफ की स्टोरी नरेट करने लगती है। वो बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई थी। इसके बाद वो एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। उसके पास अपनी स्टडीज के लिए भी इनफ पैसे नहीं थे। अपनी एजुकेशन फंड करने के लिए उसने बाहर से एजुकेशन लोन लिया था, लेकिन टाइम के साथ उस लोन का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और उसके ऊपर बहुत हैवी कर्जा हो गया। उसी टाइम पीरियड में उसे मालूम चला कि अगर वो सरोगेट मदर बनती है तो इसके बदले में उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। इसलिए उसने सरोगेसी का ऑप्शन चूज किया। उन पैसों से उसने अपना सारा लोन क्लियर किया और अपनी आगे की स्टडीज भी कंटिन्यू रखी।
मैडी बताती है कि उसके बाद वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करती रही। अपनी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स होने के बाद भी मैडी ने कभी उन्हें अपने फेस पर शो नहीं होने दिया। वो अपनी लाइफ में काफी चिल और खुश नजर आती थी। अब स्लोली मैडी और विश्वनाथ की मॉम के बीच एक अलग ही लेवल का कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। हालांकि मैडी अभी भी उन्हें फर्स्ट नेम से ही बुलाती थी। विश्वनाथ की मॉम को अभी भी फील होता था कि इस बंदी का एटीट्यूड थोड़ा ओवर ही है। लेकिन दूसरी साइड मैडी, जो कभी पैसों के लिए स्ट्रगल करती थी, अब विश्वनाथ के घर की लग्जरी और वीआईपी फैसिलिटीज देखकर अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करने लगी थी। हालांकि विश्वनाथ उसे पहले ही क्लियर वर्ड्स में समझा देता है कि ऑपरेशन कंप्लीट होते ही तुम्हें वापस लौटना होगा। ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत पालना, वरना बाद में तुम्हें ही हर्ट होगा। इसी बीच मैडी नोटिस करती है कि विश्वनाथ अपने स्टाफ और साथ काम करने वाले लोगों की बहुत हेल्प करता है और उनके लिए काफी चीजें करता है। ये सब देखकर मैडी के माइंड में विश्वनाथ को लेकर फर्स्ट टाइम एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। वो सोचती है कि चलो बंदा इतना भी टॉक्सिक नहीं है, अच्छा इंसान ही लग रहा है। तभी बच्चे की सर्जरी की डेट भी पास आ जाती है। मैडी अपनी बोन मैरो का एक हिस्सा उस बच्चे को डोनेट करने के लिए फाइनली रेडी हो जाती है। अल्टीमेटली ऑपरेशन होता है और सक्सेसफुली डन हो जाता है। लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी बेबी को लगभग 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ता है। इन 2 हफ्तों में बच्चे और मैडी दोनों की बहुत अच्छे से टेक केयर की जाती है। विश्वनाथ की मॉम दोनों का प्रॉपर ध्यान रखती हैं। मैडी के लिए ये एक्सपीरियंस एकदम नया था, क्योंकि बचपन से ही उसके सर पर पेरेंट्स का साया नहीं था। किसी ने उसे इस तरह पैम्पर करके रखा ही नहीं था। इसलिए अब उसे रियलाइज होता है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई उसे अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये सब सिर्फ उस बेबी की वजह से पॉसिबल हो रहा था। दूसरी तरफ विश्वनाथ भी हर रात हॉस्पिटल में ही स्टे करता था। वो अपने बच्चे को लेकर काफी वरीड रहता था और पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता था। विश्वनाथ का अपने बच्चे के लिए इतना केयरिंग नेचर देखकर मैडी भी अंदर ही अंदर काफी इंप्रेस हो जाती है। इसी बीच मैडी विश्वनाथ से एक डीप बात शेयर करती है। वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ पैसों की डील के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे उन पैसों का कोई लालच ही नहीं रहा। मैडी विश्वनाथ को बताती है कि जब भी वो इस बच्चे और तुम्हारी मॉम को देखती है तो उसे फील होता है कि फाइनली उसे भी अपनी एक रियल फैमिली मिल गई है। वो एक्सेप्ट करती है कि स्टार्टिंग में उसने इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ पैसों के लालच में ही एग्री किया था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी एक मदरहुड वाली फीलिंग ट्रिगर हो गई है। अब वो जेन्युइनली चाहती है कि ये बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो जाए और वो खुद उसकी केयर करे। मैडी की ये बातें सुनकर विश्वनाथ उसे अश्योर करता है कि तुम किसी चीज की टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। विश्वनाथ की ये बातें सुनकर मैडी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग थी। वो हमेशा सोचती थी कि क्या उसकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा इंसान या फैमिली आएगी जो उसे अपना मानेगी, और अब फर्स्ट टाइम उसे एक ऐसी फैमिली मिली थी जहां उसे अनकंडीशनल लव और अपनापन मिल रहा था। लेकिन मैडी के माइंड में अभी भी एक डाउट था, आखिर इतना सही बंदा शादी करने से क्यों भागता है? वो सरोगेट मदर की हेल्प से बच्चा पैदा करने के लिए राजी क्यों हुआ? अल्टीमेटली मैडी विश्वनाथ की मॉम से ये क्वेश्चन पूछ ही डालती है। तब विश्वनाथ की मॉम उसे अपने बेटे के पास्ट की पूरी स्टोरी रिवील करती हैं। वो बताती हैं कि विश्वनाथ ने बचपन में बहुत ट्रॉमा फेस किया है, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पेन उसे खुद अपने डैड की वजह से मिला था। जब विश्वनाथ छोटा था तब उसके डैड ने उसकी मॉम को डंप करके एक एक्ट्रेस से दूसरी शादी कर ली थी। ये इंसिडेंट विश्वनाथ के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। वो अपने डैड के पास जाकर पूछता है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? तब उसके डैड रिप्लाई करते हैं कि उनकी मॉम के लिए जो लव था वो टाइम के साथ फेड हो गया था। ये सुनकर छोटा विश्वनाथ अपने डैड को टोकता है कि पापा आप ही तो मुझे सिखाते थे कि अगर कोई चीज टूट जाए या खराब हो जाए तो उसे थ्रो नहीं करना चाहिए, उसे रिपेयर करके सेफ रखना चाहिए। फिर अगर आपका मॉम के लिए प्यार कम हो गया था तो आपने उस प्यार को वापस फिक्स करने का ट्राई क्यों नहीं किया? लेकिन उसके डैड उसे जस्टिफाई करते हैं कि बेटा वो एक ऑब्जेक्ट था और ये प्यार है। जब तुम मैच्योर हो जाओगे और तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें ये लॉजिक समझ आएगा। हो सकता है कि कल को तुम्हारा भी अपनी वाइफ के लिए प्यार कम हो जाए और तुम किसी दूसरी लड़की पर फॉल कर जाओ। अपने डैड की ये बातें सुनकर विश्वनाथ के माइंड में मैरिज को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन सेट हो जाता है। वो अपने डैड से स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि आपने जो मिस्टेक की है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये गलती अपनी लाइफ में कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं पूरी लाइफ सिंगल ही रहूंगा। बचपन में लिया हुआ वो कमिटमेंट विश्वनाथ ने आज तक नहीं तोड़ा। इसी रीजन से 40 की एज क्रॉस करने के बाद भी उसने कभी शादी के लिए हाँ नहीं की। विश्वनाथ की मॉम मैडी को उसकी लाइफ का ये पूरा पास्ट बताती हैं। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैडी के दिल में विश्वनाथ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और प्यार डेवलप होने लगता है। इसी बीच दोनों एक होटल में डिनर करने जाते हैं जहाँ मैडी अपने ऑर्डर का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी उसे पुश कर देता है। उस आदमी के साथ काफी गैंग थी, लेकिन मैडी भी किसी से डरने वाली नहीं थी। वो उसे सीधे मिडिल फिंगर दिखा देती है।
इसके बाद वो आदमी ट्रिगर होकर उसे बाहर खींच ले जाता है और उसके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए उसका गला भी पकड़ लेता है। जैसे ही विश्वनाथ को इस इंसिडेंट का पता चलता है, उसका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो उस बंदे को बहुत ही ब्रूटली धो डालता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में वो लड़का उसी होटल के ओनर का बेटा था। इसीलिए विश्वनाथ उसे वार्निंग देता है कि तूने मैडी को सिर्फ इसलिए बाहर निकाला क्योंकि ये होटल तेरा है ना, अब मैं इस पूरे होटल को ही खरीद कर दिखाता हूँ। विश्वनाथ उस होटल को परचेज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि उस लड़के को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि जो मैडी स्टार्टिंग में सिर्फ पैसों के लालच में इस फैमिली में एंटर हुई थी, अब उसे यहाँ एक बच्चे का प्यार, एक मॉम का अपनापन और एक ऐसे इंसान का सपोर्ट मिल चुका था जिसे वो अपना फ्यूचर पार्टनर कंसीडर करने लगी थी। इसलिए अब उसने माइंड मेकअप कर लिया था कि वो इस फैमिली को छोड़कर कहीं वापस नहीं जाएगी। लेकिन विश्वनाथ उसे बार बार सेम चीज रिपीट करता था कि मैडी, इस बच्चे और मुझसे ओवर अटैच मत होना, क्योंकि एक दिन तुम्हें यहाँ से एग्जिट करना ही पड़ेगा और जब तुम हमेशा के लिए दूर जाओगी तब तुम्हें और इस बच्चे दोनों को बहुत हर्ट होगा। अब बच्चे का ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हो चुका था। मैडी के इंडिया आने का पर्पस भी सॉल्व हो गया था, इसलिए अब उसके वापस लौटने का टाइम आ चुका था। लेकिन मैडी का उस घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो बस यही चाहती थी कि किसी भी तरह वो लाइफ टाइम इस फैमिली के साथ ही सेटल हो जाए। इसी बीच वो विश्वनाथ की मॉम को अपने पास बुलाती है और उन्हें सारी रियलिटी बता देती है कि वो विश्वनाथ से प्यार करने लगी है और वो हमेशा इसी घर में रहना चाहती है। ये गुड न्यूज सुनकर विश्वनाथ की मॉम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी विश्वनाथ के पास भागती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैडी को वापस जाने की कोई नीड नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है और अब हम उसे अपने साथ ही इसी घर में रखेंगे। लेकिन विश्वनाथ को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मॉम, उसकी एज क्या है और मेरी एज क्या है? मैं 40 साल का हूँ और वो सिर्फ 22 साल की। हमारे बीच बहुत बड़ा एज गैप है। अगर हम दोनों रिलेशनशिप में आए तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैं उसके साथ कमिट नहीं कर सकता। विश्वनाथ किसी भी कीमत पर इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं होता। वो खुद मैडी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है और वहां से वापस आ जाता है। अब ना तो वो उस बच्चे को दोबारा देख पाएगी और ना ही कभी उस फैमिली का पार्ट बन पाएगी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर और मीडिया में एक ऐसी शॉकिंग न्यूज वायरल होती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। जब पब्लिक को पता चलता है कि मैडी खुद विश्वनाथ के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है तो सब शॉक में आ जाते हैं। मैडी साफ साफ डिक्लेयर करती है कि मैं इस बच्चे की बायोलॉजिकल मॉम हूँ और अब मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया जा रहा। वो विश्वनाथ के अगेंस्ट लीगल केस फाइल करने की धमकी भी दे डालती है और इस जिद पर अड़ जाती है कि वो किसी भी हालत में अपने बच्चे की कस्टडी लेकर रहेगी। लेकिन रियलिटी में उसके दिल में विश्वनाथ के लिए कोई हेट नहीं था। उसका मेन मोटिव बस किसी भी तरह विश्वनाथ और खुद को एक साथ लाना था। और फिर फाइनली इन दोनों के बीच का ये पूरा मैटर कोर्ट तक पहुंच ही जाता है। कोर्ट में भी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी। एक साइड विश्वनाथ आर्गुमेंट देता है कि सरोगेट मदर होने के बाद भी मैडी का इस बच्चे पर कोई लीगल राइट नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि बच्चे के जन्म के बाद मैडी और उस बच्चे के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन मैडी भी बैक ऑफ करने वालों में से नहीं थी। वो पॉइंट रखती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका में साइन हुआ था, इंडिया में नहीं, इसलिए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उस एग्रीमेंट को यहाँ वैलिड कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैडी एक और सॉलिड पॉइंट रेज करती है। वो कहती है कि ठीक है, एक्सेप्ट किया कि बच्चा विश्वनाथ का है, लेकिन इस एज में एक बच्चे को सिर्फ पैसा और लग्जरी नहीं बल्कि एक माँ के प्यार की भी नीड होती है। वो आगे बोलती है कि विश्वनाथ एक बहुत बड़ा टाइकून है। सुबह काम पर निकलने के बाद वो लेट नाइट ही वापस लौटता है। ऐसे शेड्यूल में वो अपने बच्चे की प्रॉपर टेक केयर कर ही नहीं पाएगा। विश्वनाथ काउंटर करता है कि उसके घर में पूरी सर्वेंट आर्मी है और उसकी मॉम भी है जो बच्चे का पूरा ध्यान रख सकती हैं। लेकिन मैडी का लॉजिक था कि सर्वेंट्स और फैमिली वाले बच्चे की नीड्स पूरी नहीं कर सकते और एक मॉम को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सबसे बेस्ट तरीके से उसकी अपनी माँ ही पाल सकती है। फाइनली जज अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। जज विश्वनाथ से कहते हैं कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकते हैं, तो अगले 6 महीनों तक बच्चे को अपने पास रखिए और उसकी A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। अगर इन 6 महीनों के टाइम में विश्वनाथ बच्चे को सेफ और अच्छे तरीके से पालता है तो कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेगा कि बच्चा उसके पास एकदम सेफ है। लेकिन कोर्ट इस पूरे टाइम पीरियड में विश्वनाथ को मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी असाइन करता है। ये टीम टाइम टू टाइम चेक करेगी कि विश्वनाथ बच्चे को कैसे हैंडल कर रहा है और उसकी फाइनल रिपोर्ट जज को सबमिट की जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बच्चे की कस्टडी विश्वनाथ के पास ही रहेगी, लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव निकली तो बच्चा सीधा मैडी को सौंप दिया जाएगा। अब विश्वनाथ के पास कोई प्लान भी नहीं बचा था। उसने अपना सारा बिजनेस काम ऑलमोस्ट साइड कर दिया और खुद बच्चे की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में लग गया। यहाँ तक कि बेबी का डायपर चेंज करने का टास्क भी अब वो खुद ही हैंडल करने लगा था। लेकिन विश्वनाथ बचपन से ही बहुत बड़ा हाइजीन फ्रीक रहा था, इसलिए डायपर बदलते टाइम भी वो प्रॉपर मास्क,
ग्लव्स और बाकी सेफ्टी गियर्स पहन लेता था, मानो वो कोई बहुत बड़ी सर्जरी परफॉर्म कर रहा हो। कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन टीम जब ये सारा ड्रामा देखती है तो वो एकदम शॉक में आ जाती है। वो ये सब देखकर ताना मारते हैं कि भाई ये बच्चा आपका ही है, आप कोई सीरियस मेडिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे, इतना सारा गियर पहनकर आप बच्चे की नॉर्मल केयर कैसे करोगे। लेकिन मॉनिटरिंग टीम को उसके तौर तरीकों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जज ने एक और मेजर कंडीशन ऐड की थी। इन 6 महीनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में मैडी भी बच्चे के साथ उसी सेम घर में शिफ्ट होगी, वो भी बच्चे की टेक केयर में इन्वॉल्व रहेगी और कोर्ट ये नोटिस करेगा कि दोनों मिलकर बच्चे को कैसे पालते हैं। और सच बताएं तो मैडी को तो बस इसी चांस का वेट था। इसके बाद मैडी और विश्वनाथ की मॉम मिलकर एक फुल ऑन सीक्रेट मिशन स्टार्ट करती हैं, जिसका गोल था किसी भी तरह विश्वनाथ को मैडी के प्यार में फॉल करवाना। अब ये दोनों मिलकर डेली विश्वनाथ को टीज करती हैं। विश्वनाथ की मॉम कॉन्स्टेंटली उसे पुश करती रहती हैं कि वो मैडी से शादी कर ले, लेकिन भाई हमारा विश्वनाथ इस चीज के लिए रत्ती भर भी रेडी नहीं था। स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि विश्वनाथ के डैड की सेकंड वाइफ अक्सर उसकी मॉम से मिलने के लिए घर विजिट करती रहती थी। भले ही वो उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ थी, लेकिन अब विश्वनाथ की मॉम के दिल में उनके लिए पहले वाला गुस्सा या हेट्रेड बिल्कुल नहीं था। वो उन्हें भी अपनी फैमिली का ही एक पार्ट मानने लगी थी। लेकिन विश्वनाथ को अपने डैड की दूसरी वाइफ फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इसी दौरान विश्वनाथ की स्टेप मदर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए उनके घर आती हैं। वो विश्वनाथ और उसकी मॉम को वेडिंग अटेंड करने के लिए इन्वाइट करती हैं। विश्वनाथ की मॉम उन्हें पूरा अश्योरेंस देती हैं कि ये उनकी अपनी फैमिली की शादी है, इसलिए बेटी की शादी का पूरा एक्सपेंस वो खुद स्पॉन्सर करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, विश्वनाथ की मॉम अपने बेटे से ये भी कहती हैं कि वो अपनी ज्वेलरी का 50% हिस्सा उसकी बहन को गिफ्ट करना चाहती हैं। वो समझाती हैं कि आखिर वो तुम्हारे डैड की ही बेटी है, तुम्हारी अपनी बहन है, हमें सारा पुराना ड्रामा भूलकर अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहिए। विश्वनाथ अपनी मॉम की फीलिंग्स को समझते हुए बस इतना रिप्लाई देता है कि मॉम आपको जो भी सही लगे आप बेझिझक वो कीजिए। इसी बीच कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम विश्वनाथ के घर टपक पड़ती है। उनका मोटिव ये चेक करना था कि विश्वनाथ एक्चुअल में बच्चे की टेक केयर कर रहा है या फिर सिर्फ दिखावा चल रहा है। टीम को सामने देखते ही विश्वनाथ बच्चे की एक्स्ट्रा पैम्परिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन रियलिटी में बैकग्राउंड में काफी टाइम से मैडी ही बच्चे को हैंडल कर रही थी। इसी बीच दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है और मैडी तुरंत विश्वनाथ की मॉम के पास जाकर शिकायत करती है कि सासू माँ आप ही देखिए ना, मैं ही तो बच्चे को इतने टाइम से मैनेज कर रही हूँ। और अब वो उन्हें बार बार सासू माँ कहकर टीज करने लगती है। मैडी के मुंह से ये सुनकर विश्वनाथ की मॉम की खुशी का मीटर हाई हो जाता है। वो अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी। अब उन्हें स्ट्रांगली वाइब आने लगी थी कि मैडी ही उनके घर की परफेक्ट बहू बनेगी। वो मैडी से इमोशनल होकर कहती हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा एक ही क्वेश्चन मार्क रहता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन अब मुझे उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। मुझे 100% ट्रस्ट है कि तुम मेरे बेटे को हमेशा अच्छे से हैंडल कर लोगी। लेकिन उसी रात सडनली एक ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट होता है जिसे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। पूरी फैमिली की खुशी 1 सेकंड में मातम में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि विश्वनाथ की मॉम अब इस दुनिया से पास अवे हो चुकी थी। विश्वनाथ के लिए ये शॉक बर्दाश्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जिस मॉम ने उसे बचपन से इतने स्ट्रगल और अनकंडीशनल लव के साथ पाला था, उनका ऐसे सडनली चले जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। मॉम के लास्ट राइट्स और सारी रस्में पूरी होने के बाद उसकी स्टेप मदर विश्वनाथ से मिलने आती हैं। वो इन्फॉर्म करती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की वेडिंग डेट आगे पोस्टपोन कर दी है। वो कहती हैं कि तुम्हारी मॉम इस शादी को खुद अपने हाथों से ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, अब जब वो ही नहीं रही तो मैंने शादी को डिले करने का डिसीजन लिया है। लेकिन विश्वनाथ अपनी मॉम की लास्ट विश को याद करता है। वो कहता है कि मॉम अक्सर मुझसे इस शादी को लेकर एक्साइटेड होकर बात करती थी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये शादी मैं खुद होस्ट करवाऊंगा। विश्वनाथ आगे बोलता है कि जिस घर में अभी इतना बुरा फेज आया है, उसी घर में अब एक पॉजिटिव बिगिनिंग भी होनी चाहिए। आप बस शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बाकी का सारा हेडेक मैं संभाल लूंगा। उसकी स्टेप मदर अपनी बेटी की शादी की अरेंजमेंट्स में बिजी हो जाती हैं। एक्चुअल में विश्वनाथ की मॉम की लास्ट विश यही थी कि पूरी फैमिली एक साथ यूनाइटेड रहे। इसीलिए विश्वनाथ भी इस वेडिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर ले लेता है और अब शादी की फुल ऑन तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थीं। तभी ग्रूम के चाचा को भनक लग जाती है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो विश्वनाथ के डैड की सेकंड वाइफ की बेटी है। ये अपडेट सुनते ही दूल्हे के चाचा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बवाल करते हैं कि विश्वनाथ के डैड तो कब के गुजर चुके हैं और ये लड़की उनके डैड की दूसरी वाइफ से है, इसलिए उन्हें इस रिलेशन से बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। चाचा को ये कनेक्शन बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। चूंकि उनकी बात घर में लगभग हर कोई फॉलो करता था, इसलिए उनके अगेंस्ट जाते ही शादी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी कैंसिल होने के चांसेस बन जाते हैं। ये सब देखकर दुल्हन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तब विश्वनाथ जाकर उसे पैसिफाई करता है, क्योंकि एट द एंड वो उसकी अपनी बहन थी, लेकिन बहन के मन में सालों से विश्वनाथ के लिए दबा हुआ सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर फूट पड़ता है।
वो चिल्लाकर कहती है कि आप इतने ईयर्स से मेरी मॉम और मुझसे हेट करते आए हैं। मैं भले ही आपके डैड की सेकंड वाइफ की बेटी हूँ, लेकिन मेरे डैड मेरे साथ भी इमोशनली उतने ही कनेक्टेड थे। बचपन से मैंने एज अ ब्रदर आपके प्यार के लिए कितना वेट किया है। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ आपकी ईगो और गुस्से की वजह से उसने बचपन से ही लोनलीनेस फेस की है। यहाँ तक कि जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पता चला कि मेरी मॉम ने दूसरी शादी की है, तो उन्होंने भी हमसे सारे टाइज कट ऑफ कर लिए थे। इसी रीजन की वजह से उसने और उसकी मॉम ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक फेज और स्ट्रगल्स झेले हैं। ये सारा सच सुनकर विश्वनाथ को फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि इस फैमिली में सिर्फ उसकी लाइफ में पेन नहीं था, बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी मॉम ने भी बहुत कुछ टॉलरेंट किया है। विश्वनाथ को ये लॉजिक समझ आ जाता है कि सोसाइटी में लोग आज तक उसकी बहन को सिर्फ दूसरी शादी की बेटी वाले टैग के साथ ही जज करते हैं, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आज तक उससे मिलने नहीं आए। इसलिए विश्वनाथ कसम खाता है कि अब वो अपनी बहन के लिए हर बिगड़ी हुई चीज को फिक्स करेगा। वो सबसे पहले उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचता है और उनसे कहता है कि आपकी बेटी ने माना दूसरी शादी की थी, लेकिन वो आज भी आपकी अपनी बेटी है और उसने आपके लिए भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। इसलिए अब पुराने सारे इश्यूज को लेट गो कीजिए और अपनी पोती की शादी में आपको 100% आना ही होगा। अब सबसे बड़ा टास्क था दूल्हे के अड़ियल चाचा को कन्विंस करना। विश्वनाथ सीधा उनके पास जाता है और कहता है कि चाचा जी, आप ये सब ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी शादी से हुई है? आप उसे गलत वे में जज मत कीजिए, वो भी हमारी इसी फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। और सबसे बड़ी बात, वो मेरी सगी बहन है। अगर उसकी कोई इंसल्ट करेगा तो वो डायरेक्ट मेरी इंसल्ट होगी। विश्वनाथ उन्हें डीपली समझाता है कि एट द एंड ये दो लोगों की लाइफ का मैटर है। बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करने के बाद फाइनली वो दूल्हे के चाचा को इस शादी के लिए अग्री कर ही लेता है। अल्टीमेटली सारे हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं और शादी भी बहुत ही ग्रैंड तरीके से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद विश्वनाथ अपनी खुद की लाइफ के बारे में डीप थिंकिंग करने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है और काफी ब्लंडर्स भी किए हैं। उसकी मॉम ने उसे हमेशा लेसन दिया था कि फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन से नहीं बनती। भले ही कोई दूसरी शादी करके फैमिली में ऐड हुआ हो, लेकिन वो भी उस फैमिली का इक्वली पार्ट होता है। अब विश्वनाथ का विजन क्लियर होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम उसकी खुद की थिंकिंग में थी, लेकिन उसे ये बात पहले क्यों हिट नहीं की? क्योंकि मैडी की इस घर में एंट्री होने के बाद से ही उसकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। अब बहन की शादी भी बहुत अच्छे नोट पर फिनिश हो चुकी थी, लेकिन मैडी के माइंड में अभी भी सिर्फ एक ही डिजायर थी। वो हुक और क्रुक किसी भी तरह बस विश्वनाथ से शादी करना चाहती थी। वो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करती है, लेकिन विश्वनाथ उसे प्रैक्टिकली समझाता है कि देख मैडी, हम दोनों के बीच बहुत बड़ा एज गैप है। तू अभी अपनी स्टडीज कर रही है, अगर हमने शादी कर भी ली तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तुझे फिजिकल या मेंटली उतना सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। जब मैं 60 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तब तुम सिर्फ 40 की होगी। उस एज में तुम्हारा मन करेगा कि तुम पूरी दुनिया एक्सप्लोर करो, नई चीजें ट्राई करो और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करो। लेकिन शायद उस पॉइंट पर मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी। इससे फ्यूचर में चलकर हमारे बीच अननेसेसरी लड़ाइयां और इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो सकता है। इसलिए विश्वनाथ डिसाइड करता है कि बेटर यही होगा कि हम दोनों स्टार्टिंग में ही अपने इस प्यार को सैक्रिफाइस कर दें। वो मैडी को एडवाइस देता है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक अच्छी डिग्री ले लोगी तो कल को तुम्हें किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की नीड नहीं पड़ेगी और तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगी। मैडी उसकी लॉजिकल बातों को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि डन है, मैं अपनी स्टडीज पूरी करूंगी। लेकिन कोर्स पूरा खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए एग्री करोगे? विश्वनाथ कहता है कि मैं इस चीज का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। इसके बाद विश्वनाथ मैडी को वापस अमेरिका रिटर्न कर देता है ताकि वो अपनी पेंडिंग पढ़ाई पूरी कर सके। उसकी स्टडीज और वहां स्टे करने का पूरा एक्सपेंस भी विश्वनाथ ही स्पॉन्सर करता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही मैडी से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो उसके कनेक्शन में है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। मैडी फाइनली अपनी डिग्री पूरी कर लेती है और वो छोटा सा बेबी भी अब लगभग 5 साल का बड़ा बच्चा बन चुका था। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैडी वापस इंडिया विश्वनाथ के पास आती है और फाइनली उससे अपना वही पुराना क्वेश्चन दोबारा पूछती है। मैडी पूछती है कि अब तो मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी हूँ, क्या अब हम फाइनली शादी कर सकते हैं? लेकिन विश्वनाथ स्ट्रेट फॉरवर्ड शादी का रिप्लाई नहीं देता। वो कहता है कि अभी उस टॉपिक को साइड रखो, मैं चेन्नई में एक नया हॉस्पिटल ओपन करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस हॉस्पिटल की हेड बनकर उसे मैनेज करो। तभी उनका 5 साल का बच्चा बीच में इंटरप्ट करके एक ऐसी बात बोल देता है जिससे मैडी को विश्वनाथ के असली इंटेंशंस क्लियर हो जाते हैं। बच्चा बोलता है कि मम्मा, आपको अभी भी लॉजिक समझ नहीं आया। अगर पापा आपको चेन्नई का हॉस्पिटल हैंडल करने के लिए कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। अब मैडी को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि विश्वनाथ ने भले ही डायरेक्ट वर्ड्स में शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, लेकिन उसके एक्शंस लाउडली बता रहे थे कि उसने मैडी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये पूरी फैमिली एक साथ सेटल होने वाली थी। भले ही विश्वनाथ और मैडी के बीच 20 साल का बड़ा एज गैप था, लेकिन उनके इमोशंस के बीच एज का कोई बैरियर नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली समझते थे और उनकी बॉन्डिंग भी अब सुपर स्ट्रांग हो चुकी थी। इसलिए
इतने ईयर्स के लंबे वेट के बाद फाइनली दोनों अपने प्यार को कन्फेस करते हैं और एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन लेते हैं। और इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ फिल्म की स्टोरी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि लाइफ सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि प्यार, अपनेपन और रियल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। जिस इंसान ने शादी से दूर भागकर अपनी लाइफ सिंगल बिताने का कमिटमेंट किया था, उसी विश्वनाथ को मैडी और उसके बच्चे ने एक रियल फैमिली की एक्चुअल वैल्यू फील करवाई। उसने रियलाइज किया कि लाइफ में चाहे कितनी भी वेल्थ क्यों ना कमा लो, अगर आपके पास आपके अपने लोग नहीं हैं तो उस पैसे की कोई वर्थ नहीं है। कई सालों के वेट के बाद फाइनली विश्वनाथ अपने दिल की फीलिंग्स मैडी के सामने एक्सप्रेस करता है और मैडी, विश्वनाथ और उनका बच्चा तीनों एक साथ मिलकर एक सुपर हैप्पी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। एज में 20 साल का मेजर डिफरेंस होने के बाद भी उनके रिलेशनशिप में प्यार और अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं थी। और यही इस मूवी का सबसे पावरफुल मैसेज है। रिश्तों की खूबसूरती एज नंबर से नहीं बल्कि रियल लव और अपनेपन से डिसाइड होती है। तो दोस्तों, आप इस अमेजिंग मूवी को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन हिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।